गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बच्चों क्या हालचाल? बहुत बढ़िया। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना इलेक्ट्रोस्टैट्स का लेक्चर नंबर 3। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आइए, तो आई होप कि आपने प्रीवियस वन को अच्छे से रिवाइज किया होगा और रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो, मैं आपको रिवीजन करने का एक बेस्ट मेथड बताता हूँ। जैसे ही लेक्चर कंप्लीट हो, एक ब्लैंक पेपर लो। लेक्चर में आपने जो भी सीखा, जितना भी सीखा, उसको ब्लैंक पेपर पे उतारो। ठीक है। अब इससे क्या होगा ना, आपके दिमाग पे जोर पड़ेगा, आप रिकॉल करने का ट्राई करोगे। अब यही चीज एग्जाम में बच्चे नहीं कर पाते कि उनको रिकॉल नहीं होता। अरे यार, क्या पढ़ा था, क्या हुआ था, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका कंसेप्ट क्या था, वो रिकॉल नहीं कर पाते। तो वो जो रिकॉल वाला मेथड है, वो आप लोग 1 साल तक ना प्रैक्टिस करो डेली। जब भी लेक्चर कंप्लीट हो, आप चाहे ऑफलाइन में रहो या फिर यूट्यूब से पढ़ो, आपको बस एक ब्लैंक पेज लेना है। लेक्चर में जो भी सीखा है उतारो उसको ब्लैंक पेपर पे। रिकॉल करने का ट्राई करो कि आज मेरे टीचर ने क्या सिखाया था, कैसे सिखाया था। अगर आप इसको अच्छे से कर पा रहे हो ना, तो मेरी गारंटी है डेफिनेटली आपका एग्जाम में 99 परसेंटाइल के नीचे जाएगा ही नहीं। सारे सब्जेक्ट के साथ में आपको यही करना है। ठीक है बच्चों? तो देखो, आज थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चंस करने के बाद में अपना आज का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विच इज कूलम्स लॉ। ओके, तो कूलम्स लॉ के बाद अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। उसके बाद में अपना 11th वाला पार्ट निपट जाएगा। ओके, और एनसीईआरटी के हिसाब से सब कंटिन्यू चलता रहेगा। जो स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बाद गॉस लॉ वगैरह जो भी हो, 12th का पार्ट वहां पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था लेक्चर कम से कम 20 लगेंगे। आज तीसरा लेक्चर है। ठीक है, चलिए आइए। तो देखो, एक लास्ट टाइम का शॉर्ट सा रिवीजन मैं आपको यहाँ पे एक वीडियो दिखा देता हूँ। 2 मिनट। देखो कहीं वीडियो पे मेरा खोपड़ी तो नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा, मतलब मेरा माथा यार। आओ देखो, तो ये वीडियो मैंने आपको दिखाया था। ये क्या हो रहा है? एल टैप काम नहीं कर रहा। ओके, फुल स्क्रीन कर दिया हूं ना इसके लिए। चलिए कोई नहीं। देखिए, यहाँ पे ये जो वीडियो है, देखिए यहाँ पे देखिए एक चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज जैसे ही नजदीक आएगा इसके, ठीक है, तो ये लाल रंग के मीन्स ये स्पीयर के ऊपर जितने नेगेटिव चार्जेस है, एक साइड क्या होंगे, सेपरेट होंगे। अर्थिंग में से वायर गया, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए मतलब इसके जितने पॉजिटिव साइड के चार्जेस थे वो क्या हो गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके बैलेंस हो गए। और ये जैसे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ से निकलेगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यूनिफॉर्मली स्पीयर पे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएंगे। नाउ ये बॉडी क्या हो गई आपकी, नेगेटिवली चार्ज हो गई है। ठीक है, ये आपकी बॉडी क्या हो गई, नेगेटिवली चार्ज हो गई है। ये देखो, ये जो आपका है ये आपके नेगेटिव चार्जेस है। ओके, ये आपका पॉजिटिव स्मॉल क्यू चार्ज है, विच इज अवर टेस्ट चार्ज। और इस पीयर पे पूरा क्या लगा हुआ है अपना, ये अपने पॉजिटिव चार्जेस लगे हुए। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं अर्थिंग दूंगा। जैसे मैंने अर्थिंग दिया, देखो अर्थ का काम क्या होता है, अर्थ का काम होता है किसी भी बॉडी को न्यूट्रल करना। अगर अर्थ के साइड में मैं ऐसा मीन्स मैं अगर अर्थिंग से बॉडी का ऐसा साइड कनेक्ट करूं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अर्थ उसको इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल करना चाहेगा। ठीक है, या फिर ऐसा साइड में कनेक्ट करता हूं जहां पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो अर्थ उसका इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेगा। अब इस साइड में क्या होगा, अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन देगा। इलेक्ट्रॉन देने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूरे बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पूरे बॉडी में ज्यादा हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यूनिफॉर्मली पूरे बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस नहीं है? पॉजिटिव चार्जेस हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है इसलिए हम दिखाते नहीं है। और ये बॉडी क्या हो गई अपनी, ये बॉडी अपनी हो गई नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर एकदम? कोई डाउट यहाँ पे आपको? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है, आइए। तो अब देखिए यहाँ पर जस्ट अज्यूम, मैं यहाँ पे बॉडी को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज करके दिखाता हूँ। मेरे पास एक बॉडी है। ओके, 2 मिनट। डायग्राम अच्छे से निकाल लो, इसको लॉक कर दो यार। और इसके नीचे क्या दे दूं मैं, इंसुलेशन दे दूं। ओके, अब ध्यान से देखना। जैसे ही मैं इसके साइड में एक पॉजिटिव रॉड लेके जाता हूं,
एक रॉड ऐसा जिसके ऊपर सरफेस से पूरे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस है। ओके, तो जैसे ही एक पॉजिटिव चार्ज का रॉड इसके पास जाएगा, अब इसमें क्या होगा, इसमें सारे नेगेटिव चार्जेस एक साइड में निकल आएंगे और सारे पॉजिटिव चार्जेस तो एक साइड रहते ही है। ओके, क्योंकि प्रोटॉन्स कहीं नहीं जाता, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। ओके, चलिए अब क्या करना है, अब यहाँ से आपको इसको एक अर्थिंग देना है, और जैसे ही आपने इसको अर्थिंग दिया, यहाँ पे क्या डिटेक्ट हुआ, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो अर्थ क्या करेगा, अर्थ इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और जैसे ही अर्थ ने इसको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, तो ये बॉडी क्या होगी, ये बॉडी बन जाएगी आपकी नेगेटिवली चार्ज बॉडी। इस बॉडी पे पूरा क्या हो जाएगा, इस बॉडी पे पूरा नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई है और अर्थिंग और चार्ज रॉड वहां से निकाल लेना है। ठीक है, अब क्या इसी का उल्टा भी कर सकते हैं, बिल्कुल यार। अब मैं इसके बगल में क्या लेके जाऊंगा, मैं इसके बगल में एक नेगेटिव चार्ज रॉड लेके जाऊंगा। जैसे मैं इसके बगल में नेगेटिव चार्ज रॉड लेके गया, तो नेगेटिव चार्ज रॉड से क्या होगा, सारे पॉजिटिव चार्जेस एक साइड में आ जाएंगे, और ये जो नेगेटिव चार्ज रॉड है ये इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, तो यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सब रिपेल होके कहाँ भाग जाएंगे, सारे के सारे भाई लोग रिपेल होके यहाँ पे घिसक के चले आएंगे, और सारे नेगेटिव चार्जेस क्या हो गए, यहाँ पे आ गए। फिर हमने चालाकी दिखाते हुए क्या किया, हमने चालाकी दिखाते हुए इसको अर्थिंग से कनेक्ट किया, और जैसे ही अर्थिंग से कनेक्ट हुआ, डिटेक्ट क्या हुआ अर्थ को, कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, बॉडी को न्यूट्रल करना है तो इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लो, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है, और जैसे इसने सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एब्जॉर्ब किए, तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब बॉडी में सिर्फ क्या बचेगा, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा बचेंगे, और ये रॉड और ये अर्थिंग निकाल देना अब। तो अब बॉडी मेरी क्या हो गई, अब बॉडी मेरी हो गई पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी। क्लियर एकदम, समझ गए यहाँ तक कि हम लोग अर्थिंग क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। देखो, मुझे बॉडी की न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब करके उसको चार्ज बॉडी बनाना है, तो बहुत सारे मेथड। सबसे पहला मेथड क्या था अपना, फ्रिक्शन मेथड। दूसरा मेथड क्या था अपना, अर्थिंग वाला मेथड, मींस इंडक्शन का मेथड। तीसरा मेथड अपना क्या होगा, कॉन्टेक्ट मेथड। ओके, और कॉन्टेक्ट मेथड के ऊपर सीटी में सवाल भी पूछा गया है। ओके बच्चों, अब देखो, अब क्या होता है ना, अगर एक नॉर्मल बच्चे का मैं थिंकिंग आपको बताऊं, तो बच्चे के दिमाग में एक लेवल पहले से सेट होता है, जेई मेन, देन नीट, देन सीटी का पेपर। लेकिन इस साल एनटीए बाजी मार गया, नीट का पेपर मींस ओवरऑल टफ तो नहीं था, बट लेकिन 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे कि जिसमें बच्चे क्या हो गए, थोड़े से फ्लिकर करके टेंशन में आगे पेपर नहीं बना। ठीक है, तो पेपर का एक अटेम्प्ट ये भी होता है कि हमको क्वेश्चन छोड़ना आना चाहिए। हर क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए नहीं होता, एग्जामिनर कुछ क्वेश्चन आपका टाइम खाने के लिए भी डालता है, कि बच्चा अगर इस क्वेश्चन में उलझेगा तो उलझ ही जाएगा। फिर समझ गए, अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी की है, सारे क्वेश्चंस लगाए, अगर क्वेश्चन आपसे 2 मिनट में नहीं लग रहा, तो मान लो किसी अच्छे बच्चे से भी नहीं लग रहा होगा, वो क्वेश्चन आपके लिए टफ नहीं है, फिर पूरे बैच के लिए टफ है, या जो लोग पेपर दे रहे हैं उस शिफ्ट में सबके लिए टफ है वो। समझ गए, तो जो क्वेश्चन 2-3 मिनट में नहीं बनता, स्किप करो आगे बढ़ो, स्किप करो आगे बढ़ो। और सीटी में तो नेगेटिव मार्किंग में नहीं है, तो लास्ट में तुक्का मार देना, नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। समझ गए, अब देखो सीटी के सिलेबस में साफ साफ मेंशन्ड है, क्वेश्चन आस्क्ड एज पर जेईई मेंस लेवल फिजिक्स और मैथ्स का। तो भाई हमको तैयारी वैसे रखनी, क्योंकि अगर सीटी ने किसी साल में गुगली वॉल फेंकी, तो उस गुगली वॉल पे आउट होने वाला बच्चा तुमको नहीं बनना है। समझ गए, बिल्कुल। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, वैसे एक और बात थोड़ा सा मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। ओके, अब देखो, जो बच्चे एनसीईआरटी लेते हैं ना, देखो बच्चों, अब देखो जो बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड से होंगे, एक टॉपिक होता है विच इज नोन एज एसएचएम, तो ये आपके क्लास 12 के ऑसिलेशन चैप्टर में। ओके, और जो बच्चे 11th में, मैं सीबीएसई बोर्ड से रहे होंगे 10वीं तक, उनको ये क्लास 11th में ही, नहीं सॉरी, जो स्टेट बोर्ड के बच्चे होंगे उनको क्लास 11th में ये चैप्टर फिजिक्स पार्ट 2 में, लास्ट में एकदम वेव्स में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर, अब इलेक्ट्रोस्टैट्स ना आगे जाकर कॉम्बिनेशन बनने वाला है एसएचएम प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक का। ओके, तो मैं आपको ये दोनों टॉपिक एक साथ में सिखाने वाला हूँ। तो जो बच्चे क्लास 12th के हैं
आई नो कि 12th आपका अभी अभी स्टार्ट हुआ है, बट आपको एसएचएम थोड़ा मालूम होना चाहिए। और जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं लेकिन सीईटी तो अटेम्प्ट करेंगे ही, और अपना लेक्चर का पूरा लेवल जेई मेंस तक का है, जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा, नीट के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा, और सीईटी के सारे पीवाईक्यू करवाऊंगा। इतने पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन करवा दूंगा, यहाँ पे क्वेश्चन करवा दूंगा ना कि एग्जाम में कुछ नहीं छूटेगा। बस लेक्चर कंटिन्यू चलता रहे, कोई प्रॉब्लम ना आवे यहाँ पर, क्योंकि मेरे को टेक्निकल इशू बहुत होती है भाई, सच बताओ तो। सबसे पहली बात तो यही आपको दिखाई दे रहा होगा, लाइटिंग का इशू पता नहीं कैसा हुआ है कि यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन निकल ही नहीं रहा है। तो अब इसके साथ में लेक्चर ले मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो अभी इन टॉपिक के साथ में आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। तो जो सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे हैं वो एसएचएम को रिवाइज कर लो, और जो स्टेट बोर्ड वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं एक लेक्चर एक्स्ट्रा निकालूंगा इसके ऊपर। ओके, जिसके अंदर मैं क्या सिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं एसएचएम को सिखाऊंगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि क्लास 11th का सर्कुलर मोशन का थोड़ा बेसिक्स आपको आना चाहिए, नहीं आता तो भी ये लेक्चर आपको पूरा देखना है, समझ गए। और ये एक लेक्चर आपको सेपरेट मिल जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए ये क्वेश्चन एमएसटी सीट 2021 का पूछा हुआ है, जेई का भी सवाल है ये। ओके, व्हेन अ पीस ऑफ polythene is rubbed with the wool, a charge of -2 into 10 की पावर -7 coulomb is developed on the polythene. What is the amount of mass which is transferred to the polythene? सीडी का पूछा हुआ सवाल है। एक यहाँ पे मेरे पास क्या है, वुल है। ओके, वुल है मेरे पास एक, और यहाँ पर मेरे पास क्या है, पॉलीथीन है। ओके, अब क्या बोलते हैं कि जैसे इन दोनों को रब्ड किया गया, व्हेन अ पीस ऑफ पॉलीथीन इज रब्ड विद वुल, तो क्या हुआ, -2 कूलम, -2 इंटू 10 की पावर -7 कूलम चार्ज इज डेवलप्ड ऑन द पॉलीथीन। मतलब पॉलीथीन मेरा क्या हो गया, पॉलीथीन मेरा हो गया नेगेटिवली चार्ज। ओके बच्चों, पॉलीथीन मेरा क्या हो गया, पॉलीथीन मेरा हो गया नेगेटिवली चार्ज। अब ये पॉलीथीन नेगेटिवली चार्ज कैसे हुआ होगा भाई साहब, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हुए होंगे ना। इंडक्शन वाला मेथड, सॉरी फ्रिक्शन वाला मेथड मैंने आपको सिखाया था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड होते हैं, पैदा नहीं होते कहीं से भी। ओके, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड हुआ तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अगर आपको याद हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 kg। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए मतलब कुछ मास पॉलीथीन का बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, उसको उसके मास से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म बात, मिल जाएगा अपने को। ओके, सो ईच इलेक्ट्रॉन हैज, एकदम प्रॉपर लिखना क्योंकि ये क्वेश्चन आपके कॉलेज लेवल में भी आ सकता है। तो ईच इलेक्ट्रॉन हैज मास, कितना मास होता है भाई उसके पास, 9.11 इंटू 10 की पावर -31 kg। ओके, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हुए कितने हैं वो, दैट इज अवर एन। और क्यू का फॉर्मूला हमको क्या पता है, कैपिटल क्यू ले लो यार, चलो ठीक है। तो Q इक्वल्स टू एनी, बस यहाँ पे -Ne होगा क्योंकि पॉलीथीन इज नेगेटिवली चार्ज, बट हम लोग Ne ही लेते हैं, नेगेटिव आप लोग अज्यूम करना। ओके, तो यहाँ पे Q कितना दिया गया आपको, -2 दिया गया। Q यहाँ पे आपको कितना दिया गया है, -2 इंटू 10 की पावर -7। N की वैल्यू निकालनी है हमको, E की वैल्यू कितनी है आपकी 1.6 इंटू, एक काम करो माइनस ले लो, ये भी माइनस ही है ना इसके लिए, ताकि माइनस माइनस क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। माइनस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, 1.6 इंटू 10 की पावर -31। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये माइनस से माइनस जाएगा, कूलम से कूलम जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी बची है आपकी, 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर -7 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर -31। कितना मिल जाएगा ये आपको, देखो ये इसको ना मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, क्योंकि यहाँ पे कैमरा भी है ना, तो शायद आपको दिखे ना।
तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो 10 की पावर -37 है, ये -31 ऊपर जाएगा तो क्या होगा -7 + 31, तो 31 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा आपका वहाँ पे 25 बचेगा। तो ऊपर कितना मिलने वाला है 2 × 10 की पावर 25 विच इज पॉजिटिव, 2 × 10 की पावर 25 डिवाइडेड बाय 1.6। ओके, रुको 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 रुको, ये -31 लिख दिएगा मैंने भैया, -19 होगा, चार्ज है ना ये, हाँ नहीं तो ऊपर कितना मिलने वाला है आपको यहाँ पे 12 मिल जाएगा, 19 - 7 12। अब डिवाइड करेगा तो कितना आएगा यहाँ पे 10 की पावर 12 डिवाइडेड बाय 0.8। लेट्स सी प्लेस है कि नहीं, यहाँ पर जगह बन रही है, चलो कोई बात नहीं। तो n की वैल्यू कितनी मिल गई मेरे को मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1/0.8 × 10 की पावर 12। देखो एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा मैं आपको, क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन बच्चों को क्लास 9-10 में सीख के आना चाहिए, बट वो सीख के नहीं आते। और देखो कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करने का, अगर आपको अभी भी आप लोग अपने आप को टाइम देना चाहते हो, जो बच्चा 11वीं में है या जो बच्चा 12th में है, 2 से 3 महीना लगाओ क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड का ग्रेविटेशन चैप्टर, और जो बच्चा स्टेट बोर्ड से है क्लास 9th का ग्रेविटेशन चैप्टर पूरा सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व और अनसॉल्व दोनों एक एक स्टेप करना है, और वो कहाँ से करना है, नवनीत की गाइड से करना है। सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे भी नवनीत को फॉलो कर सकते हैं। अगर नवनीत के 35-40 न्यूमेरिकल्स है, अगर आप लोग उसको सॉल्व कर लेते हो, मेरी बात मानना कि इतने न्यूमेरिकल्स आपके लिए थोड़े से इजी लगने लगेंगे, वरना बच्चा हार मान जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, एक एक स्टेप में करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 × 10 की पावर -1 लिख सकता हूँ, या फिर अच्छा ठीक है इसको ही बाहर निकालता हूं मैं, इंटू 10 की पावर 12। अब क्या होगा यहाँ पर, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10 की पावर 13 डिवाइडेड बाय 8। अब ध्यान देना कि 1/8 × 10 की पावर 13, मैंने आपको फ्रैक्शन याद करने के लिए बोला था, याद होगा तो 1/8 आपका होता है 0.125 × 10 की पावर 13 मीन्स 1.25 × 10 की पावर 12, 1.25 × 10 की पावर 12 आपका हो जाएगा। ओके, ये आपका आ गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अमाउंट ऑफ मास जो ट्रांसफर हुआ होगा, मेरे पास जगह है, चलो इतनी जगह है ना, निपटा देता हूँ। अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर्ड, कितना मास ट्रांसफर हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर्मूला क्या बनने वाला है, फॉर्मूला आपका बन जाएगा n टाइम्स एम ई, n टाइम्स एम ई दिख रहा है भाई, अब इसके नीचे लिखूंगा जो भी लिखूंगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा 1.25 × 10 की पावर 12 इंटू 1.6 × 10 की पावर -31। ओके, 10 की पावर -31। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। अब देखो इतना आप लोग कर ही सकते हो, या फिर इतना भी आपसे नहीं होता है तो भैया आंसर अब अप्रोक्सीमेशन में लिख ही लेना, 1.25 × 1.6, 1.25 × 1.6 कितना होगा इस कितना आ रहा है बे, क्या हो रहा है कैलकुलेशन को यार, आज आंसर मैच का ही नहीं कर रहा। ये इनकी वैल्यू, अरे यार मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा भाई, क्या कर रहा हूं मैं, 9.11 × 10 की पावर -31, 1.6 क्या लिख रहा हूँ, 1.25 × 9.11। तो आपका आंसर ये होगा लगभग लगभग 11.38 × 10 की पावर 12 - 31, दैट इज -19 kg। इतना टोटल मास ट्रांसफर हुआ होगा। ओके, चलिए तो बहुत बढ़िया, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना एक बार। ठीक है, 9.11 × 1.25, नहीं तो इसको अप्रोक्सीमेटली 9 भी ले ही सकते हो। ओके, तो 1.25 × 9 भी कर लेना। चलिए आगे बढ़े। अब देखो तीसरा मेथड है कांटेक्ट मेथड। ये आपका, मैं अगर ध्यान से मतलब मैं आपको बोलूँ तो ये आपके एमएसटी सीईटी के लिए, ओके, जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपके जेई मेंस के लिए, आपके जेई मेंस में और बोर्ड्स में, हर जगह ये आता है।
ओके, कांटेक्ट मतलब कैसा होगा, लेट सपोज कि अगर मेरे पास दो बॉडी है, एक Q1 और एक Q2 करके बॉडी है मेरे पास। ओके, और ये दोनों बॉडी क्या है, अपनी पॉजिटिवली चार्ज है। ये दोनों बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी है। मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसा मत समझना कि इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स है लेकिन प्रोटॉन्स की संख्या यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, अब ध्यान देना। अब क्या होगा, अब मैंने इनके बीच में कांटेक्ट किया। ये मेरा एक, ये मेरा क्या है, ये मेरा है स्विच है, की है। तो ध्यान देना कि जब ऐसे क्वेश्चन करते रहो तो इनके ऊपर दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो, इसके ऊपर जो डिटेल में आप लोग चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हो। ओके, अगेन इन चैप्टर 2 डिटेल, अगेन इन चैप्टर 2 डिटेल। ध्यान देना, यहाँ पर आपको आइडेंटिकल स्फीयर लेना है, आइडेंटिकल स्फीयर लेना है विद सेम रेडियस एंड सेम मटेरियल का, सेम रेडियस एंड सेम मटेरियल वाला आपको लेना है। ठीक है, चलिए। अब क्या किया ना आपने, दोनों को कांटेक्ट किया, और जैसे ही आपने स्विच को बंद किया, जैसे ही आपने स्विच को बंद किया, दोनों क्या आ गए, आपस में कांटेक्ट में आ गए। और अगर ये आपस में कांटेक्ट में आते हैं तो डेफिनेटली अब यहाँ पे इनके चार्ज में क्या होगा, आदान प्रदान स्टार्ट हो जाएगा। ओके, व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, तो बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा, व्हेन दे आर इन कांटेक्ट, पूरे बॉडी पे टोटल चार्ज कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज Q1 प्लस Q2। ओके, व्हेन कांटेक्ट इज ब्रोकन, अब यहाँ पे क्या करो, कांटेक्ट को ब्रोक कर दो। व्हेन कांटेक्ट इज ब्रोकन, अब क्या होगा, अब चार्ज यहाँ पे इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इट मींस जो मेरा पहला स्पीयर है, रुक जाओ, जो पहला स्पीयर है यहाँ पे चार्ज कितना मिलने वाला है, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। और जो दूसरा स्पीयर है, सेम रेडियस का चाहिए ना, और जो दूसरा स्पीयर है वहां पे भी चार्ज कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। चार्जेस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू स्पीयर, चार्जेस इक्वली डिवाइडेड बिटवीन टू स्पीयर, बिटवीन टू स्पीयर। अब इसका जो रीजन है ना कि ऐसा क्यों हुआ, वो आप लोग ध्यान में रखना कि इसका रीजन है सेम पोटेंशियल। ओके, अब ये क्या होता है, कहाँ पढ़ोगे आप लोग, चैप्टर 2 में डिटेल में पढ़ोगे। समझ गए, अभी के लिए सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़े अब हम लोग, आ जाओ। तो चलो अब यार थोड़े से एग्जाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर लिए जाए। पीछे एक एग्जाम्पल लिया, अब चलो एग्जाम्पल नंबर 2। देखो मेरे पास एक बॉडी है जिसपे चार्ज कितना है, 10 कूलम का। एक दूसरा बॉडी है जिसपे चार्ज कितना है, +2 कूलम का। ओके, सबसे पहले मैंने क्या किया, इनको कांटेक्ट किया, कॉन्टेक्टेड एंड देन रिमूव्ड। पहले कांटेक्ट करो देन रिमूव कर दो, तो जिसका जो फाइनल चार्ज है, फाइनल चार्ज दोनों बॉडी पे कितना आएगा, दोनों बॉडी पे फाइनल चार्ज कितना आएगा बताओ भाई। 10 + 2 डिवाइड बाई 2, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 12। और उसमें से 6 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, +6 कूलम, +6 कूलम, क्योंकि इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हुआ है, 10 कूलम +6 कूलम विच इज 12 कूलम। तो ये कितना होगा, Q1 प्लस Q2 अपॉन 2, 12/2, 12/2। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल।
यहाँ पे क्या हुआ, +10 कूलम का चार्ज है और -5 कूलम का चार्ज है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको कांटेक्ट में लाया, कॉन्टेक्टेड एंड रिमूव्ड, कॉन्टेक्टेड एंड रिमूव। तो Q टोटल कितना बनने वाला है, Q1 प्लस Q2, 10 - 5, 5 कूलम। आंसर कितना आ गया अपना, 5 कूलम आ गया। अब पूरे बॉडी पे चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज 5 कूलम का ही है, तो यहाँ पे इस पे कितना होगा, Q1 पे, यहाँ पे आपका चार्ज होगा +5/2 कूलम एंड +5/2 कूलम। क्लियर, कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। चलिए अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। अब दोनों चार्ज माइनस में रखते हैं, मीन्स -5 कूलम -3 कूलम, कॉन्टेक्टेड एंड रिमूव। तो कॉन्टेक्ट में लाया तो क्या होने वाला है, ये -8 होगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पे कितना होगा, -4, -4 कूलम, और टोटल चार्ज कितना होगा, -5 -3 मतलब -8 कूलम। कोई डाउट यहाँ तक आपको, बिल्कुल भी नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, अब इसके ऊपर ना एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन और बनता है, डिफरेंट रेडियस वाला, लेकिन वो हम लोग थोड़े टाइम में लेंगे। ओके, कि अगर दो डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के स्पीयर्स को या बॉडीज को आपस में कांटेक्ट में लाया जाए तो उनके ऊपर चार्ज की शेयरिंग कैसे होगी। आइए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्हेन बॉडी इज अर्थ कनेक्टेड, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द अर्थ फ्लो इनटू द बॉडी, दिस मीन्स, अगर बॉडी को मैंने अर्थ से कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स बॉडी में फ्लो कर गए, इसका मतलब क्या होगा, बताइए भाई, इसका मतलब क्या होगा, सोचिए। अगर मैंने बॉडी को अर्थ से कनेक्ट किया, बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा, कनेक्ट करना अच्छी बात है। अर्थ से, मैंने इसको अर्थ से कनेक्ट किया और इसमें से क्या हुआ, इसमें से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कब होगा भाई, जब ये पॉजिटिवली चार्ज होगा ना, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में से ट्रांसफर होंगे बॉडी में। इट मीन्स बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली। ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, बोल सही रहा हूँ, ठीक गलत लग रहा है, बॉडी इज चार्ज पॉजिटिवली। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 point electric charges A and B are attracted each other. Electric charges B and C are also attracted each other. If A and C are held together, they will, बच्चा ये CD का PYQ है, ओके, ईयर नहीं लिखा क्योंकि मुझे साल याद नहीं आ रहा है। तो दो इलेक्ट्रिक पॉइंट चार्जेस हैं ए और बी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ओके, ए और बी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और कोई दूसरा चार्जेस है, मीन्स बी है और सी है, ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बी और सी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ए और सी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, ध्यान देना। अगर मैं इसको पॉजिटिव लेता हूं, 2 मिनट, देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको पॉजिटिव मानता हूं तो इसको नेगेटिव बनना पड़ेगा, बी नेगेटिव मतलब ये नेगेटिव होगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ए और सी आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अब आते हैं, अगर मैं ए को नेगेटिव मानता हूं तो बी को पॉजिटिव मानना पड़ेगा, बी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है। फिर से ए और सी क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, ए और सी विल रिपेल ईच अदर, ओके, A and C will have same sign, will have same sign, okay, so they will repel each other. ससुरा नींद आ रहा है ना, चलो कोई नहीं, आ जाओ आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर अ न्यूट्रल कंडक्टिंग स्पीयर ए
बहुत बढ़िया। मेरे पास एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है। न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर का मतलब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? टोटल चार्ज होगा 0। ओके, अब देखो, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर इज अ पॉजिटिव यूनिट चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द स्फीयर। मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को प्लेस किया थोड़ी दूरी पे, पॉजिटिव यूनिट चार्ज। ओके, द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। जैसे मैंने पॉजिटिव यूनिट चार्ज को यहाँ पे प्लेस्ड किया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या आ जाएंगे? एक साइड आएंगे, और सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस क्या होंगे? एक साइड आ जाएंगे। ओके, ये मेरा हो गया प्लस क्यू, ये मेरा हो गया माइनस क्यू। बॉडी अभी तक न्यूट्रल है, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना प्रोटॉन होगा। बहुत बढ़िया भैया, लेकिन बॉडी चार्ज कहाँ हुई? अर्थ से मैंने कनेक्ट थोड़ी किया अभी तक कुछ, तो नेट चार्ज तो अभी भी इसका 0 ही रहा होगा। बॉडी चार्ज ही नहीं हुई ना। व्हेन देयर इज नो चार्जिंग मेथड, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है, इंडक्शन नहीं है, तो भैया तुम कुछ भी कर लो, बॉडी चार्ज होने वाली नहीं है। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कूलम्स लॉ। चलिए दोस्तों, अब बारी है कूलम्स लॉ की। बट रुकिए, कूलम्स लॉ पे आते हैं थोड़ी देर में, अभी आधा ही घंटा हुआ है ना। तो एक काम करते हैं, डिफरेंट स्पेयर वाला भी आपको थ्योरी ले ही लेता हूं मैं। तुम थोड़ा नीचे आ जाओ भाई। चलिए, तो आइए पहले इसका आंसर बताइए भाई, क्या होगा? फाइंड द चार्ज व्हेन दे आर इन प्लेस्ड कांटेक्ट। अगर मैं इनको कांटेक्ट में रखता हूं तो मेरे प्यारे बच्चों इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा? 0 कूलम है, मतलब कि ये न्यूट्रल है। ओके, जैसे ही मैंने इनको कांटेक्ट में रखा, ओके, काम करता हूँ इनके बीच का नंबर वही ना खा जाता हूँ जरा। नंबर की जरूरत नहीं, नंबर की जगह मैं लिख दूंगा अभी कि इसके ऊपर चार्ज कितना आया। ओके, जैसे मैंने इनको कांटेक्ट में रखा, तो अब क्या होने वाला है? 8 + 0 8, तो यहाँ पे 4 कूलम जाएगा और यहाँ पे 4 कूलम चला जाएगा। ओके, दोनों जगह क्या होगा? 4 4 कूलम चला जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक नहीं? और ये बॉडी भी क्या हो जाएगा मेरा? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ध्यान में रखना, ऐसा तभी पॉसिबल है जब रेडियस सेम हो। दिस टाइप ऑफ कैलकुलेशन, या फिर ऐसा मैं लिख लेता हूँ, Q1 + Q2/2 is only possible when radius are same, when both radius are same। ओके, चलिए अगला वाला देखिए। 8 कूलम है, -4 कूलम है। जैसे ही आप इनको कांटेक्ट में लाएंगे, वाह, जैसे ही आप इनको कांटेक्ट में लाएंगे, अब क्या होगा? कांटेक्ट में आते ही ये दोनों अपना असली रंग दिखाएंगे, और ये दोनों अपना असली रंग दिखा के +8 -4 कितना बनने वाला है? +4 बनेगा। तो ये आपको कितना बन जाएगा? +2 कूलम। ओके, यहां से भी नंबर गायब करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा ही नंबर गायब होगा, पूरा नहीं होगा। ओके, क्योंकि एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है भाई ये। तो यहाँ कितना मिलने वाला है? 2 कूलम। यहाँ कितना मिलने वाला है? 2 कूलम, +2 कूलम। कब? when they are in contact and contact is removed। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक आपको? बिल्कुल भी नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, होगी तो प्रॉब्लम उखाड़ के फेंक देंगे। चलिए, ये आ गया अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक। कौन सा वाला? अच्छा, किसी बॉडी को न्यूट्रल किया जा सकता है अगर उसके पास चार्ज हो तो? सोच के बताइए जरा। चलिए, बॉडी को ना न्यूट्रल करने का ट्राई किया जाए। क्वेश्चन ऐसा है कि बॉडी को न्यूट्रल करना है, उसके पास चार्ज है। क्रॉप करो, इसको निकालो भाई, एक्सेस पार्ट को। ये देखो, मुझे इस बॉडी को ना न्यूट्रल करना है। कैसे करूंगा? आप ही लोग बताइए भाई जरा मेरे को। ध्यान दो यहाँ पे,
सपोज करो ये +8 कूलम है, ये -8 कूलम है। एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, सेम रेडियस, सेम मटेरियल। जैसे ही मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा और कांटेक्ट में जस्ट लाते ही कांटेक्ट क्या करूंगा, रिमूव कर दूंगा, तो ये भी 0 कूलम बन जाएगा, ये भी 0 कूलम बन जाएगा। समझ गए? जिसको इलेक्ट्रॉन की नीड होगी वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबल बन जाएगा, जिसके पास एक्सेस में होगा वो दे के स्टेबल बन जाएगा। तो ये बॉडी क्या हो गया मेरा, न्यूट्रल हो गया। ओके, तो Q1 एंड Q2 बोथ आर 0 फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर। फाइनल चार्जेस ऑन दी स्फीयर। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? चलिए, इनिशियली चार्ज ऑन स्फीयर Q1 एंड Q2 हैविंग रेडियस R1 एंड R2। आ गया सवाल। ओके, रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द फाइनल चार्ज ऑन ईच व्हेन प्लेस्ड इन कांटेक्ट और प्लेस्ड इन टच विद ईच अदर। चलिए, तो एक बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। थोड़ा इसको साइड में कीजिए भाई, यहीं पे लिखा जा सकता है वो बात। और इसको बंद करो एक डब्बे में, आ जाओ। चलिए, जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ बात कुछ ऐसी है कि बच्चों, अगर मैं यहाँ पे देखना चाहूँ कि किसी बॉडी पे कितना चार्ज प्लेस्ड है, लेट सपोज ये बॉडी मेरी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, लेट सपोज कि मेरी बॉडी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है और उसका रेडियस r है। तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ कि चार्ज q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस r। जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा चार्ज बॉडी पे आ सकता है। हाँ ना, देखो बॉडी पे चार्ज कहाँ कहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, एक तो उसके लेंथ में, एक उसके एरिया में और एक उसके वॉल्यूम में हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा वॉल्यूम उतना ज्यादा सरफेस एरिया, तो मतलब जितना ज्यादा रेडियस उतना ज्यादा चार्ज Q। क्लियर? चलिए, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, इसने दो बॉडी ली है, मैं अलग अलग रेडियस की लूँ क्या? ओके, एक छोटी एक बड़ी, भगवान करे जगह हो जाए लिखने के लिए। चलिए, दिस इज द रेडियस R1, दिस इज द रेडियस R2। इस पूरे बॉडी पे चार्ज कितना है Q1, इस पूरे बॉडी पे चार्ज कितना है Q2। अब आप गलती से भी, चलिए यार हमारी भांजी बहुत परेशान कर रही है यार, वीडियो बंद करना पड़ रहा है एक एक मिनट पे। चलिए कोई नहीं, अब वो हमको परेशान नहीं करेगी, हमने उसकी शिकायत उसके माता जी से यानी अपनी बहन से कर दी है, ठीक है। अब हमारी माता ने उसको हमारी बहन ने धमका के रखा है, रूम में चली मत जाना डिस्टर्ब करने। चलो, इनिशियली चार्ज ऑन Q1, अरे क्वेश्चन तो पढ़ लिया था, ठीक है। तो दो स्पीयर दिया गया है, एक रेडियस 1 का, एक रेडियस 2 का। ओके, एक पे चार्ज है Q1, एक पे चार्ज है Q2। अब देखो ये Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 वाले मेथड से नहीं होगा, क्योंकि देखो चार्ज उतना ही रहेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया था, +8 -4, टोटल चार्ज सिस्टम पे कितना बचा, +4 कूलम का। तो सिस्टम पे टोटल चार्ज +4 कूलम ही बचने वाला है। जैसे कि अगर ये +4 होता और ये -8 कूलम का रहता, तो पूरे बॉडी पे चार्ज -4 कूलम का ही रहता, लेकिन वो बराबर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, किसी के पास 1 होता, किसी के पास 3 होता। समझ गए? किसी के पास डेढ़ होता, किसी के पास 2.5 होता, ऐसा होता। ओके, चलिए अब क्या करना है, अब इनको हम कांटेक्ट में लाएंगे, इसको हम लॉक किए देते हैं भाई, और इसका साइज थोड़ा सा ना छोटा किए देते हैं। अब इनको हम लाएंगे कांटेक्ट में। अब जैसे ही मैं इनको कांटेक्ट में लाऊंगा, ओके, जैसे ये कांटेक्ट में आएंगे, अब क्या होगा, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे स्टार्ट होगा। अब एक रूल हमको क्या पता है कि लेट सपोज कि अब बॉडी पे जो नया चार्ज होगा, क्योंकि ये चार्ज क्या होगा, अब डिस्ट्रीब्यूटेड होगा ना, तो लेट सपोज कि इस बॉडी पे जो नया चार्ज है वो Q1 है, इस बॉडी पे जो नया चार्ज है वो Q2 है। पहले Q1 था, जब कांटेक्ट किया तो चार्ज क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ, आपस में लेन देन हुआ उनका, तो इस बॉडी पे कुछ तो चार्ज Q1 हो गया होगा, कुछ तो चार्ज Q2 हो गया होगा, नया चार्ज। ओके, अब एक नियम हमें क्या पता है मेरे प्यारे बच्चों, चार्ज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R।
अभी मैंने आपको पीछे बताया था। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इसमें नियम क्या लग सकता है कि Q1 अपॉन Q2 का रेशियो और R1 अपॉन R2 का रेशियो, ये रेशियो क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। समझ गए, ये रेशियो आपको क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखो जिनको नहीं समझ रहा मैं काम करता हूँ, ये बेसिक से लिख के दिखा देता हूँ। आप लोग जब यहाँ से ये साइन निकालेगा तो यहाँ एक कांस्टेंट आर, यहाँ पे क्या आएगा, एक कांस्टेंट के आएगा, क्यू ही रखो इसको, ये आर हो गया। अब इसको मैं Q1 के लिए क्या लिख सकता हूँ, के टाइम्स R1, Q2 के लिए क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, के टाइम्स R2। रेशियो लूंगा तो के निकल जाएगा, इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख दिया कि Q1 अपॉन Q2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। ओके मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा। अब जैसे ये रेशियो आपको मिल गया, एक बात क्या पता है आपको कि टोटल चार्ज बैलेंस रहेगा, टोटल चार्ज इज कंजर्व्ड। जैसे कि लेट सपोज कि अगर यहाँ पे -4 कूलम होता, यहाँ पे +8 कूलम होता, तो टोटल बॉडी पे चार्ज कितना होता, +4 कूलम का होगा। तो भाई यहाँ पे भी वैल्यू कुछ भी हो, लेट सपोज कि ये 1 कूलम होता और ये +3 कूलम होता, तो टोटल चार्ज तो यहाँ पे अभी भी +4 कूलम का ही है ना, तो टोटल चार्ज पूरे बॉडी पे कंजर्व्ड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। ओके, इट मीन्स मैं क्या बोल सकता हूँ कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू स्मॉल q1 प्लस Q2, ऑल चार्जेस कंजर्व्ड, और एवरी चार्ज इज कंजर्व्ड। ओके बच्चों, एवरी चार्ज इज कंजर्व्ड। कोई डाउट है यहाँ तक, चलिए बिल्कुल भी नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ से आप लोगों को वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। लेट सपोज मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, Q2 की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो Q2 कितना मिलने वाला है मेरे को, Q2 मेरे को मिल जाएगा R2 अपॉन R1 टाइम्स Q1। तो Q2 की वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूंगा। ओके, Q2 की वैल्यू जैसे मैंने यहाँ पे रखा, तो Q1 प्लस Q2 कितना है मेरा, R2 अपॉन R1 टाइम्स Q1। ओके, अब Q1 कॉमन निकाल लो भाई। Q1 कॉमन निकालते यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 1 प्लस R2 अपॉन R1 टाइम्स कुछ नहीं भाई, और यहाँ पे क्या आ गया अपना Q1 प्लस Q2। अब Q1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, Q1 की वैल्यू मेरी बनने वाली है Q1 प्लस Q2। चाहिए यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा ना, सॉल्व करना पड़ेगा। एलसीएम ले लो भाई यहाँ पर, तो Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1 टाइम्स, यहाँ पे एलसीएम लगे क्या मिलने वाला है आपको, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाय R1। अब उल्टा भेज दो वहां पे, तो Q1 की वैल्यू क्या मिल गई आपको, यह आपको मिल जाएगा R1 अपॉन में R1 प्लस R2 टाइम्स Q1 प्लस Q2। यह आपको मिल गया चार्ज Q1 कि Q1 पे कितनी वैल्यू होगी। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अब सिमिलरली मैं जब इसको Q2 के लिए सॉल्व करने जाऊंगा, सिमिलरली ध्यान दो यहाँ पर Q1 है तो यहाँ पे R1 है, बाकी ये दोनों चीजें सेम होंगी दोनों के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे Q2 होगा तो ये क्या मिलने वाला है आपको, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ये आपको मिल गई वैल्यू ऑफ Q2। ओके, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, बिल्कुल भी नहीं, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, रटना है, सीधा सीधा मान लो कि सर ने बोला रटना मतलब रटना। चलिए, तो थोड़ा सा एक इसके ऊपर ना अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, आइए। ये देखिए, आपको Q1 कितना मिल गया, R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स Q1 प्लस Q2। आपको Q2 कितना मिल गया, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 टाइम्स Q1 प्लस Q2। ओके, अब मैं यहाँ पे क्या रखता हूँ, मैंने बोलता हूँ कि लेट कंडीशन इफ R1 इक्वल्स टू R2, सेम रेडियस वाला लेते थे, अपना आंसर क्या मिलता था मेरे प्यारे बच्चों, अपने को आंसर मिलता था Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। देखते क्या वो यहाँ पे आता है, मैंने दोनों रेडियस को सेम मान लिया, तो यहाँ पे Q1 क्या मिलने वाला है मेरे को, दैट इज R डिवाइडेड बाय R प्लस R, क्या जाएगा 2R मिलेगा, इनटू Q1 प्लस Q2 क्या मिल जाएगा मेरे को, ये
इट विल बिकम माई Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। Q1 भाई ये तो सेम आ रहा है, देखिए वो यहीं से निकला होता वो चीज, तो Q2 इक्वल्स टू सेम रेडियस होगा तो ये भी क्या मिलने वाला है Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। बहुत बढ़िया। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं है बिल्कुल भी? आइए 2 मिनट रुको यार, कैसा ना, गर्मी का मौसम है भाई, पसीना होता ही रहता है, कूलर वगैरह सब चालू है, फिर भी ससुर गर्मी के मौसम में क्या ही होगा। आ जाओ, अब शुरू करते हैं हम लोग अपना अगला सवाल, और कूलम्स लॉ स्टार्ट हो जाएगा मात्र 5 से 6 मिनट में, जो अपना इंपॉर्टेंट है और जिसकी बच्चे बहुत वेट भी कर रहे हैं कि वेटेड टॉपिक है भाई कूलम्स लॉ क्या होगा। आइए, अब देखिए, फाइंड द चार्ज ऑन ईच स्फीयर। तो भैया फॉर्मूला मैं फिर से लिख रहा हूँ ताकि फॉर्मूला आपको याद हो सके। अभी ना पेन चेंज करता हूँ मैं जरा। Q1 क्या, ये अपना R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ओके, अब एक बात कॉमन सेंस की लगाओ, यहाँ +5 है, यहाँ -17 है, टोटल चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होगा कितना होना चाहिए टोटल चार्ज? -12 कूलम होगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे R1 क्या है आपका, R है, R1 R, R2 आपका 2R है, ओके, इनटू ये आपका क्या है +5 -12 कूलम। ओके, कितना मिलना है आपको R/3R, R/3R -17, सॉरी -12, नॉट 17, -12 कूलम। R से R कैंसिल हुआ, कितना आ गया आंसर आपका -4 कूलम आंसर आ गया। आपका Q1 कितना मिला मेरे प्यारे बच्चों? आपको -4 कूलम मिल गया। अब मैं आपको बताऊं Q2 आप लोग सॉल्व नहीं करोगे तो भी मिल जाएगा, -8 कूलम मिलेगा Q2। भाई टोटल सिस्टम पे -12 है ना, तो -4 तो यही लेके गया, तो ये बचा कितना -8 आफ्टर कॉन्टेक्टिंग एंड रिमूविंग। ओके, चलो Q2 देखते हैं -8 मिलता है कि नहीं मिलता। फॉर्मूला क्या होगा इसका, R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। अब तक सीटी में सिर्फ सेम स्पीयर वाला ही सवाल पूछा गया है, बट डिफरेंट रेडियस वाला, सेम रेडियस वाला सवाल पूछा गया जो सिंपल है, डिफरेंट रेडियस वाला भी पूछा जा सकता है। समझ गए? वी वॉन्ट टू प्रिफेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, ऑलवेज एक्सेप्ट, क्या होता है भाई, एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड। समझ गए? चलिए आ जाइए, R2 कितना अपना 2R है, डिवाइडेड बाय नीचे कितना सम है 3R, ये कितना है -12 कूलम, कितना आएगा 4 × 2 -8 कूलम आपका आ जाएगा Q2। क्या मेरी जनता, क्या बोलती, समझा? क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया, मस्त एकदम। चलिए, तो यहाँ पे अपना ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, बढ़ते हैं आगे हम लोग। ठीक है, भगवान की दया से कैमरा सही से चल रहा है भाई मेरा अभी तक। ठीक है, क्योंकि जो मेरा पहला वाला कैमरा था ना, वो कैमरा बहुत बढ़िया था, बट डोंट नो उसका जो सब्सक्रिप्शन वाला प्लान था वो साल भर का लिया हुआ है तो भी चल रहा है गुल एकदम, मतलब कि बैकग्राउंड निकाल ही नहीं पा रहा है वो। क्या पता क्या हो गया सिस्टम को। फिलहाल के लिए इससे ही मैनेज करो, जैसे मैं अपने टेक को थोड़ा अपडेट करता हूँ, मुझे आपको एनिमेशंस वगैरह भी दिखाने हैं। ठीक है, तो जैसे ही सिस्टम अपडेट होगा सब बढ़िया चलने लगेगा, तब तक इतने में निकालो यार, आपका मास्टर फिलहाल के लिए इतना ही कर पा रहा है। आ जाओ, नाउ बोथ स्पीयर प्लेस्ड इन कांटेक्ट, फाइंड द टोटल चार्ज। बहुत बढ़िया, दोनों स्पीयर को, बहुत बढ़िया। तुम कहाँ नाचते हो बे, रुको इधर ही। जैसे ही दोनों स्पीयर को मैंने कांटेक्ट में लाया, समझे, जैसे ही दोनों स्पीयर कांटेक्ट में आए, कितना बचेगा +8 -20 12, मतलब -12 तो पूरा टोटल होगा। चलिए Q1 निकालते हैं भाई, Q1 ही निकालना है, Q2 अपने आप ही मिल जाएगा। फॉर्मूला फिर से लिखना है, देखो फॉर्मूला जितना हो सके उतनी बार लिखो आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, फॉर्मूला को सॉल्व करो, पीडीएफ तो मिल ही जाती है आपको। ठीक है, कोशिश करता हूँ कि इसके क्वेश्चंस की ना मैं एक सेपरेट फाइल ही बना दूं, जिसके ऊपर सारे क्वेश्चंस एक साथ में हो, ताकि आप लोग क्वेश्चन की शीट की प्रिंट मार सको बस। ओके, तो R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। आ जाओ, R1, या फिर क्वेश्चन अगर आपको लिखना है तो बच्चा आफ्टर लेक्चर लिखो। समझ गए, लेक्चर के बीच में केवल सॉल्व करना है आपको। R1 कितना है आपका, R
R1 plus R2 means R plus 3R, that is your 4R. Q1 plus Q2 प्लस 8 माइनस 20 माइनस 12. एक काम करता हूँ पूरा लिखता हूँ. कुछ नालायक बच्चे होते हैं सर हमको नहीं समझा, प्लीज एकदम बेसिक से बताइए. इनटू प्लस 8 कूलम माइनस 20 कूलम. ओके, कितना मिलने वाला है? R अपॉन 4R. कितना मिल जाएगा? माइनस 12 कूलम. तो R से R कैंसिल हुआ, आंसर कितना आ जाएगा? माइनस 3 कूलम. तो दूसरे वाले पे कितना रहना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? ये 3. तो दूसरे वाले पे कितना रहना चाहिए? माइनस 12. समझ गए? चलिए, सॉरी -9. चलिए Q2 भी निकाल ही लेते हैं. तो Q1 कितना मिल गया आपको? माइनस का 3 कूलम मिल गया. आप लोग चाहे तो ये वाला इक्वेशन भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Q1 प्लस Q2, ये टोटल सम होगा आपका -12 म्हणजे +8 -12 Q1 -3 प्लस Q2. कितना मिल जाएगा ये आपको? सॉरी, ये 20 है ना. ये आपको मिल जाएगा -12, ये यहाँ पे आ जाएगा +3 Q2. तो Q2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी आपको? -9 कूलम. चाहिए तो इसे भी कर सकते हो, इसको लिख लो पॉज मार के. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. मैं Q2 को उसी से निकालूंगा ताकि फॉर्मूला आपको बाय हार्ट होता रहे. R2 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2. R2 कितना है आपका? 3R डिवाइडेड बाय 4R इंटू -12 कूलम. 4×3=12. आंसर कितना आ गया? -9 कूलम का. लेकिन क्या इतना लेंदी करना है? बिल्कुल भी नहीं करना है. अरे Q1 दिखा ना, Q2 झट से टिक मारना है. समझ गए? चलिए आइए, ये जेई मेंस का PYQ है मेरे प्यारे बच्चों. आस्क्ड इन जेई मेंस. चलिए आइए, क्वेश्चन क्या है? व्हेन थ्री आइडेंटिकल स्फीयर एक्स वाई जेड हैविंग चार्ज q -2q and 3q respectively, at first x and y are in contact and then y and z are in contact, find the final charge on x, y and z. बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ा जाए. अब देखो, ये क्वेश्चन देख के ही लगेगा खतरनाक. सर जी करना क्या है? तो एक बार आपको मार्केट वाला मेथड में दिखा देता हूं, जो मार्केट में मेथड है. ओके, तो मार्केट वाला मेथड क्या बोलता है? दिस इज स्फीयर एक्स, दिस इज स्फीयर वाई, दिस इज स्फीयर जेड. जरा क्वेश्चन को लॉक किया जाए यार. तो इस पे चार्ज कितना दिया गया है? क्यू, वो भी प्लस में. इसके ऊपर -2q, इसके ऊपर +3q. ध्यान से देखना, आइडेंटिकल स्फीयर है. Q1 प्लस Q2 अपॉन 2 वाला मेथड अप्लाई होगा. सबसे पहले क्या क्या किया गया? सबसे पहले x और y को कांटेक्ट में लाया गया है. ठीक है, सबसे पहले x और y को कांटेक्ट में लाया गया. फिर इसके बाद क्या किया गया? इनको सेपरेट कर दिया गया. फिर इनको सेपरेट कर दिया गया. जब इनको कांटेक्ट में लाया गया तो इनके ऊपर चार्ज कितना होगा? +q -2q अपॉन 2, +q -2q अपॉन 2. ठीक है, तो यहाँ पे चार्ज कितना मिलने वाला है अपने को? ध्यान से देखो, -q मीन्स -q/2 इंटू -q/2. अब y को कांटेक्ट में किसके साथ रखना है आपको? y को कांटेक्ट में रखना है आपको यहाँ पर z के साथ में. तो ये आपका y है, नया वाला y रखना है मेरे प्यारी जान. समझ गए? नाउ न्यू y इज इन द कांटेक्ट विद z. जैसे ये z के साथ में कांटेक्ट में जाएगा, और फिर क्या होगा? ये जैसे ये कांटेक्ट में जाएगा, रुक जाओ, इसके ऊपर चार्ज कितना है? -q/2 ना, -q/2. अरे यार रुको, स्फीयर y स्फीयर z, चार्ज कितना है? -q/2. इसके ऊपर चार्ज कितना है? 3q. अगर मैं टोटल पे कॉन्टेक्टिंग वाला चार्ज यहाँ पे पूछना चाहूँ, तो अब नेट चार्ज यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को? ध्यान से बताइए. ये भी y रहेगा, ये भी z होगा, लेकिन चार्ज कितना मिलेगा अब मेरे को? ये -q/2, ये +3q. तो -q/2 +3q डिवाइडेड बाय 2. कितना मिल जाएगा ये मेरे को? बताओ जरा. 3×2 = 6 -5, तो ये भी यहाँ पे आएगा.
ओके, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करना है, दोनों को सेपरेट करना है। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा आपका, माइनस, माइनस नहीं, +5 q/4, +5 q/4, +5 q/4। तो भैया एक पे है -q/2 चार्ज, x पे, y पे फाइनल चार्ज है +q/4, z पे फाइनल चार्ज है +q/4। तो आपका आंसर है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये हो गया इतना लॉन्गेस्ट मेथड। ओके, बट डेफिनेटली हम ऐसे नहीं है भाई, हम लॉन्गेस्ट मेथड अप्लाई करते ही नहीं है, हम जाएंगे जुगाड़ से। सब भगाओ। हाँ, ये लॉक ही नहीं होता क्या? चलिए देखिए, मैं अगर पूरे बॉडी पे नेट चार्ज निकालना चाहूं मेरे प्यारे भाई, क्या मिलने वाला है, ध्यान दो। क्यू टोटल। ओके, क्यू टोटल क्या मिलने वाला है मेरे को, ध्यान से देखना। मुझको क्यू टोटल मिलने वाला है यहाँ पर +q -2q +3q। मीन्स मेरे बॉडी पे चार्ज कितना आएगा, 3 + 4, 4 - 2 +2q मिलने वाला है। क्या इन सबको जोड़ के +2q मिलेगा मेरे को, वही चेक करना है। देखो यहाँ पर 3 2 5/2, ये इसको जोड़ के मुझे आ रहा है 5q/2। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं हो सकता। ओके, इसको जोड़ के मेरा आंसर आ रहा है 3q, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। इसको जोड़ के मेरा आंसर कितना आ रहा है, ये q/2 निकल जाएगा। इसको जोड़ के मेरा आंसर आ रहा है 3q/2। इसको देखो, इसको जोड़ के यहाँ पे कितना मिलने वाला है, एलसीएम 4 लूंगा यहाँ पे मैं। बहुत बढ़िया, तो ये क्या होगा, -2q +5q +5q, 10q, 10q -8q। मेरे को यहाँ पे कितना मिलने वाला है, +8q मिल जाएगा मेरे को। +8q मतलब मेरा आंसर कितना आ गया, +2q। रुको, ये ना मैं आपको ना लिख के ही दिखा देता हूँ एकदम कैलकुलेटेड वे में। ये देखो, एलसीएम जैसे आपने इसका 4 लिया, ये हो गया -2q +5q +5q, 5 10 -2 8, तो -8q डिवाइडेड बाय 4 प्लस प्लस, आंसर कितना आ गया आपका, +2q। तो भाई इन सबको जोड़ के +2q आ रहा, था ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। क्लियर एकदम, कोई परेशानी नहीं। देखो ये एकदम सटीक मेथड है इस पे बैठने वाला, कि आपका जो क्यू टोटल वाला मेथड है वो यहाँ पे काम कर गया। कि भैया बॉडी पे चार्ज कितना भी हो, टोटल चार्ज। अच्छा, ये अगर सिर्फ एक्स या वाई का पूछता या फिर सिर्फ जेड का पूछता, तब सॉल्व करना पड़ता ना अपने को, कि हाँ भाई जेड पे इतना ही होगा, वाई पे इतना ही होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टार्ट विथ कूलम्स लॉ मेरे प्यारे भाई, स्टार्ट विथ कूलम्स लॉ। चलिए, अब देखो, आपने क्लास 9th सीबीएसई, क्लास 10th स्टेट बोर्ड वाले बच्चे, आपने वहां पे पढ़ा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पे रिवीजन दिलवा दूं, छोटा सा एकदम। ओके, तो हमने वहां पे क्या देखा था, ग्रेविटेशन चैप्टर में, ग्रेविटेशन टॉपिक में क्या देखा था हमने वहां पर, कि हमारे पास दो मासेस होते हैं। एक मास m1 जो अट्रैक्ट होता है मास m2 से। ओके, और इनके बीच में डिस्टेंस होता है r। ये पूरा डिस्टेंस की बात कर रहा हूं मैं, ये डिस्टेंस r होता है अपना। ओके, तो यहाँ पे फोर्स क्या था अपना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे ही कंबाइन करता था यहाँ पे क्या मिलता था, कैपिटल जी आता था, m1 m2 डिवाइडेड बाय r²। और ये नेचर में कैसा रहता था मेरे प्यारे भाई, अट्रैक्टिव इन नेचर था ये। ओके, और यहाँ पे आपका कैपिटल जी की वैल्यू क्या थी, कैपिटल जी की वैल्यू थी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, हम लोग ये फोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये फोर्स अपना होता है फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस। अब वो इंट्रैक्शन रिपल्शन हो या फिर अट्रैक्शन हो। ओके, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन चार्जेस। ओके, ध्यान दो यहां पर, मैंने दो चार्ज लिया, एक चार्ज Q1 और
इसी के लाइन में एक दूसरा चार्ज लेना है। ओके, मतलब लेने को तो कहीं भी ले सकते हो, बस लाइन ज्वाइनिंग रखना उसको। यहाँ पे एक दूसरा चार्ज क्या लिया मैंने दूसरा चार्ज लिया Q2। ठीक है, अब दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं, तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, बिल्कुल ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एरो काहे नहीं बन रहे बे, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे एंड दे आर एट डिस्टेंस r। दे आर एट डिस्टेंस r। ओके नाउ अब देखो, सीधी सी बात है, जो यहां पे इन चार्जेस के वैल्यू उड़ेगा जो यहां पे था, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, product of their charges and force of interaction is inversely proportional to square of distance between them। जैसे ही मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो जो मेरा F इंट्रैक्शन है, अब ये जो मेरा F इंट्रैक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये F इंट्रैक्शन दो वे में हो सकता है, या तो ये नेचर में अट्रैक्टिव होगा या तो नेचर में रिपल्सिव होगा। ओके, और इसका आंसर क्या मिलेगा अपने को, इसका आंसर अपने को मिलने वाला है दैट इज, देखो एक के कांस्टेंट था, यहाँ पे कांस्टेंट क्या था, कैपिटल G था, ये आ जाएगा Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये हो गया अपना कूलम्स लॉ, ये अपना क्या हो गया, कूलम्स लॉ हो गया। ओके, हो गया कूलम्स लॉ, टाटा बाय बाय। चलो आ जाओ, कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखिए अब, जो आपको एग्जाम में लिखना होगा। चलिए स्टेटमेंट लिखिए इसका, रिकॉर्डिंग चालू है ना, चालू है। चलिए तो स्टेटमेंट लिखते हैं इसका। देखो स्टेटमेंट क्या होता है इसका मेरे प्यारे बच्चों, कूलम्स लॉ का, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, याद करना है, फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एंड कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर टू पॉइंट चार्जेस। ध्यान में रखना, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर टू पॉइंट चार्जेस। तो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, is directly proportional to product of their masses, product of their charges, product of charges and inversely proportional to square of distance between them। square of distance between them। सीधा दिख रहा है कि नहीं है, दो मिनट भाई, जरा आर को सीधा करूँ, टेढ़ा दिख रहा है मेरे को यार। हाँ सही दिख रहा है अब, चलो तो यहां पे अपना कहाँ लिखो भाई, जगह ही नहीं बची मेरे लिए। चलो यहाँ पे ऊपर निपटा देता हूँ। Q1 क्या है अपने लिए, चार्ज है। Q2 क्या है अपने लिए, चार्ज है। R क्या है, सेपरेशन है। ओके, और K क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में समझेंगे बट चैप्टर 2 में, विच इज ऑल्सो नोन एज डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब आइए वन बाय वन देखते हैं कि कूलम्स लॉ को अच्छे से कैसे समझना है अपने को। आइए लिखिए, देखो देयर इज वन चार्ज Q1 which is separated at some distance, which distance is r, और यहाँ पे एक चार्ज है आपके लिए Q2। ओके ध्यान देना, अगर ये लाइक चार्जेस हुए तो ये क्या करेंगे,
ये रिपेल करेंगे। बहुत बढ़िया। अगर ये अनलाइक चार्जेस हुए तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। बहुत बढ़िया। ओके, चलिए। तो अब थोड़ा सा ना एग्जाम्पल लेता हूं मैं, ध्यान देना। आइए, यहां पे मैंने एक चार्ज लिया +2 कूलम का, और इससे कुछ ही दूरी पर, मीन्स डिस्टेंस r पर, मैंने एक चार्ज लिया +3 कूलम का। अब अंधा भी देख के बोल देगा कि सर ये सेम नेचर के चार्ज हैं, तो दे विल रिपेल ईच अदर। कितने से रिपेल करेगा? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है अपना? देखो, स्टार्टिंग में एकदम बेसिक बेसिक से लिखना है आपको, सब कुछ लिखना है। देखो ये चीज क्या है ना, ये चीज मैं भी लिख रहा हूं, तो आप भी लिख ही सकते हो मेरे साथ में। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। ओके, मीन्स k टाइम्स +2 कूलम +3 कूलम डिवाइडेड बाय r²। कितना मिल जाएगा ये? +6 कूलम बाय r² या फिर +6 k/r²। ओके, अब ध्यान देना, ये प्लस का साइन जब भी लगेगा, इट मीन्स देयर इज रिपल्शन। हमेशा प्लस का साइन जब भी आएगा वहां पे क्या होगा? रिपल्शन होगा। एग्जाम्पल लेना है, एक काम करो यार, इसका माइनस चार्ज ले लो अब। ओके, लेट सपोज यहाँ पे -2, यहाँ पे क्या होता है? -2 कूलम और -3 कूलम होता है यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे फोर्स कितना आता? F इक्वल्स टू k टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r², k टाइम्स -2 कूलम -3 कूलम डिवाइड बाय r²। अगेन कितना मिलने वाला है? +6 k/r²। फिर से प्लस का मतलब यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे भाई? रिपल्शन होगा। फिर से प्लस का मतलब क्या होगा? यहाँ पर रिपल्शन होगा। ओके, चलिए, बहुत बढ़िया। अब एक काम करते हैं, अपोजिट नेचर के चार्जेस लेते हैं। जगह है यहाँ पर? हम्म, दिख रहा है जगह? चलिए, ले ही लेता हूँ, थोड़ा सा जगह बनाए करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है अभी। ओके, मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया +2 कूलम का, और मैंने यहाँ पे एक चार्ज लिया -3 कूलम का। नाउ एवरी वन कैन सी, गुरु जी, कि ये अब अट्रैक्ट होंगे। गुरु जी, ये अब अट्रैक्ट होंगे। कौन से फोर्स से होंगे अट्रैक्ट? के टाइम्स Q1 Q2। चलो ये तो लिख ही लोगे ना, डायरेक्ट नंबर लिखता हूँ, +2 -3 डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस r है, r का स्क्वायर। कितना मिलने वाला है आंसर? -6 k/r²। वेर आई वॉन्ट टू से टू यू, मेरे प्यारे बच्चे, इस माइनस का मतलब है अट्रैक्शन। इस माइनस का मतलब है अट्रैक्शन। ओके, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड क्या है इसका? इसका मैग्नीट्यूड होगा 6 k/r²। और ये जो साइन है, ये साइन क्या बता रहा है आपको? अट्रैक्शन बता रहा है, और डायरेक्शन भी बता रहा है आपको, इन शॉर्ट। ओके, साइन के आपको डायरेक्शन भी बता रहा है। क्यों? बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट्स वाई। ठीक है, चलिए, अब कुछ बातों को मैं यहाँ पे समराइज करना चाहता हूं, तो आप सब भी मेरे साथ में लिखिए उसको। आइए, चलिए लिखिए। जब भी फोर्स की वैल्यू, फोर्स की वैल्यू या फिर उसका मैग्नीट्यूड लिखना हो, जब भी फोर्स की वैल्यू या उसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो फोर्स का हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे, साइन नहीं लेंगे, +2 कूलम -3 कूलम कुछ नहीं, केवल नंबर लेंगे, ओनली 2 कूलम। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 डिवाइडेड बाय r²। यही करना है हमको, तो यही करना। ओके, कभी भी साइन मत लेना, कभी भी साइन मत रखना, वरना आंसरवा गलत मिल जाएगा।
और साइन रखना कि नहीं रखना ये ऑप्शन हमको बता ही देगा। जैसे कि अगर आपको लाइक चार्जेस दिए हैं तो क्या होगा, वो आपका रिपेल होगा, और वहीं आपको अगर अनलाइक चार्जेस दिए हैं तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। ओके, ठीक है, क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। कोई डाउट यहां तक आपको? नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, इफ यू आर टेकिंग साइन, कोई तो बोलेगा नहीं नहीं सर, हम तो हैं बहुत नीच एकदम, हम साइन रखेंगे, हम तो मस्तीखोर आदमी है। आपके बोलने से साइन क्यों ना, साइन क्यों हटाए हम? तो अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वहां पे क्या होगा, रिपल्शन होगा। ओके, अगर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा, रिपल्शन हो रहा होगा। अगर फोर्स की वैल्यू नेगेटिव है मतलब वहां पे क्या हो रहा होगा, अट्रैक्शन हो रहा होगा। क्लियर एकदम? कोई डाउट यहाँ तक आपको? बिल्कुल भी नहीं है। हाँ बच्चा, शर्ट पसीनों में भीग गया, दिख रहा होगा ना आपको, या मेरे से थोड़ा डार्क कर रहा है इसलिए दिख नहीं रहा है। पसीना में भीग गया ससुरा। आ, हे राम, जय श्री राम। चलिए, आइए आगे बढ़े अब। अगला स्लाइड, बी वाला नंबर। क्या, ये है सेंट्रल फोर्स, ठीक है, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। लिखना स्टार्ट कीजिए, चलो। कूलम फोर्स, कूलम फोर्स इज सेंट्रल इन नेचर, सेंटर से अप्लाई होता है भाई। सेंट्रल इन नेचर, act along line joining center, act along line joining center। ओके, चलिए, जैसे कि यहां मैंने +2 कूलम लिया है, तो भाई बिल्कुल इसके सेंटर में ही लूंगा मैं ये, और ये जो फोर्स होगा ना, ये इसके सेंटर के लाइन में ही लगेगा। कभी ऐसा नहीं है कि भाई ये फोर्स ऐसा लग जाएगा, ये फोर्स ऐसा लग जाएगा, या फिर ऐसा लग जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इन दोनों में रिपल्शन भी होगा और फोर्स हमेशा इनके सेंट्रल लाइन के अलोंग ही रहेगा। ये दोनों क्या होंगे यहाँ पे, रिपल्स होंगे। चलिए, अब मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है। कैसे लिख लूंगा मैं, के इंटू, सिर्फ नंबर लूंगा भाई मैं, के इंटू 2 इंटू 7 डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर। कौन सा आर, ये अपना डिस्टेंस आर। ये फोर्स एफ अप्लाई करेगा तो ये भी फोर्स एफ ही अप्लाई करेगा, मीन्स रिपल्शन का। ओके, तो यहाँ कितना मिलने वाला है मेरे को, 14 k/r², 14 k/r²। ओके, और इसका ये जो लाइन है ना, लाइन इज पासिंग थ्रू सेंट्रल लाइन। ध्यान में रखना, ये सेंट्रल लाइन का नेचर होता है, कभी ऐसा कभी ऐसा। ओके, लाइन पासिंग थ्रू थ्रू सेंट्रल सेंट्रल लाइन। चलिए, अब आइए, अब इसको इसको समझिए, कितना आया वैल्यू, ये अपना 14 k/r² आया है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 कूलम वाला 7 कूलम पर कितना एफ लगाएगा या कितना फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा, 14 k/r²। कितना लगाएगा बच्चों, 14 k/r² लगाएगा। अगर यही मैं इसके बारे में पूछूं, 7 कूलम वाला 2 कूलम पर कितना फोर्स लगाएगा,
कितना फोर्स लगाएगा, कितना लगाएगा 14 K/r²। कौन है भाई हमको फोन कर रहा है? अरे ससुरा हमारे गांव से फोन आया है। चलो कोई नहीं, बजने दो इसको। ठीक है, 14 K/r²। ओके, समझ गए? तो ये दोनों सेम फोर्स लगाते हैं, चार्ज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, फर्क नहीं पड़ता कि ये छोटा चार्ज है तो कम फोर्स लगेगा, ये बड़ा चार्ज है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये दोनों एक दूसरे पर सेम अमाउंट में फोर्स लगाएंगे। क्लियर एकदम? चलो ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर जो अपना है सी वाला, सी क्या है? ऑलवेज इन एक्शन रिएक्शन पेयर। अगर आपको याद हो एक्शन रिएक्शन पेयर क्या होता है, ठीक है, एक्शन रिएक्शन, एवरी फोर्स एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो ऑलवेज इन एक्शन रिएक्शन पेयर, ऑलवेज इन एक्शन रिएक्शन पेयर्स। डी वाला, कूलम फोर्सेस, कूलम फोर्स इज, ठीक है। चलो, तो जिसको आपने देखा ना वो मेरी भांजी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेंट कूलम फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, अब ध्यान देना जरा कि ये जो कंजर्वेटिव है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 में। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? those forces whose work done is independent of path. Okay, those forces whose work done is independent of path। बस समझ गए? तो इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको डी वाला पॉइंट नहीं समझा सर, इतना ध्यान में रखना, कूलम फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर, चैप्टर 2 में डिटेल में है, जो इसके बाद का टॉपिक अपना रहेगा, थोस फोर्सेस हुज वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक ध्यान में रखना, कम से कम आपका ये कंटेंट 40 घंटे का बनेगा, ठीक है। सीबी वालों के लिए वो सेकंड चैप्टर होगा, बट आपके लिए कंटिन्यू रहेगा वो। स्टेट बोर्ड में दोनों चैप्टर मिक्स किया गया है इन सिंगल वन, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, चलिए आगे आ जाए, आइए नाउ पॉइंट ई। अब देखो, अब बात करनी है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की। फॉर्मूला क्या था? F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन में R²। ओके, तो फिर ये जो अपना K है ना, K क्या है अपना? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। 2 मिनट, चलो आ जाओ यार। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है ये अपना। ओके, अब ये जो कांस्टेंट है ये क्या है मेरे प्यारे भाई? ध्यान से देखो, इस k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू है 8.85 इंटू 10⁻²। ओके, यूनिट में आपको थोड़ी देर में बताता हूं, ध्यान दो जरा यहाँ पर। अब इस k की पूरी वैल्यू क्या है? इस k की पूरी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹। ओके, अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये जो फोर्स है, ये फोर्स क्या हर मीडियम में सेम होगा? डेफिनेटली नॉट यार। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ये मीडियम पे डिपेंड करता है। इट मींस ये जो फोर्स है ना, ये वेरी कर सकता है, ये जो फोर्स है ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन मीडियम। दिस फोर्स कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन दी मीडियम, डिपेंडिंग ऑन मीडियम। क्यों? के की वैल्यू खुद मीडियम पे डिपेंड कर रही है। ओके, जैसे कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है ना, ये वाला, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या है? इसको हम बोल सकते हैं परमिटिविटी ऑफ
फ्री स्पेस, यहाँ पे हम लोग फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं, वैक्यूम और एयर की बात कर रहे हैं, ओके। बट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ऑन मीडियम, अगर मैं किसी दो चार्जेस के बीच में फोर्स की बात करता हूँ तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने एक चार्ज Q1 लिया, एक चार्ज मैंने Q2 लिया। अभी इनके बीच में फोर्स क्या होगा, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बट अगर इनके बीच में कोई एक मीडियम हो, ओके दूसरा रंग लेता हूं मैं, अगर इनके बीच में कोई मीडियम हो जाए, कुछ भी आ जाए, किसी प्रकार का मीडियम रख दिया जाए इनके बीच में, एनीथिंग, और ये चार्ज वहां पे हो, ठीक है, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, अब इनके बीच में लगने वाला फोर्स वेरी करेगा, मीडियम के हिसाब से क्या होगा, वो फोर्स वेरी करेगा, इनके बीच में मीडियम है। सो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस चेंजेस, फोर्स बिटवीन टू टू चार्जेस changes according to medium or depends on medium, depends on medium, समझ गए, ये मीडियम डिपेंडिंग फोर्स बन जाता है। आ जाओ, कोई डाउट है यहाँ पे? अब वो मीडियम आप लोग कुछ भी रख सकते हो, जैसे कि ये k की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, और ये आपका आगे जाके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट करके भी एक ये आता है, ओके। तो ये हम लोग चैप्टर 2 में डिटेल में सीखेंगे। चलिए अब इसका डायमेंशन निकाल लिया जाए, ओके। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। चलिए, फ्री स्पेस का है तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, k टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ओके। पूरा लिख लो इसको, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 बाय एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या मिलने वाला है आपको, Q1 Q2, डायमेंशन निकालना तो 4 पाई का डायमेंशन नहीं होता, मैंने रखूंगा F नीचे मंगा लूंगा, एफ आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो ऊपर क्या है, कूलम इंटू कूलम, कूलम का स्क्वायर, फोर्स का न्यूटन, इसका मीटर स्क्वायर, ओके। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या मिल जाएगा मेरे को, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। ये लिख सकता हूं मैं इसका डायमेंशन, ओके। चलिए अब बात आती है, ये इसका हो गया यूनिट, अब बात आती है इसके डायमेंशन की। इसका डायमेंशन क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर Q का डायमेंशन I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है I इंटू टी, ओके। तो Q का डायमेंशन क्या मिल जाएगा यहाँ पे आपको, Q इक्वल्स टू I इंटू टी, I आपका होता है एम्पियर, T आपका होता है टाइम। तो Q का डायमेंशन क्या आ गया मेरा, A इंटू टी आ गया, देख लो, पॉज कर लो, लिख लो, ओके। चलिए आइए, तो ऊपर क्या मेरा क्यू स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, ए टी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है मेरा फोर्स है, फोर्स मतलब फोर्स का डायमेंशन क्या था अपना, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ओके, एम एल टी माइनस टू, और डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा अपना, L2 होगा, ओके। डिस्टेंस है ना, अब ये ऊपर जाएगा तो फाइनल डायमेंशन क्या मिलना चाहिए, यहीं से सॉल्व कर लो भाई, देखो ये T2 ये ऊपर जाएगा +2 होगा, मतलब आपको क्या मिलने वाला है, T की पावर 4 मिलेगा, M ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपका, ये M-1 होगा, ये L3 बन के -3 होगा, T की पावर 4 होगी, और A का स्क्वायर होगा। तो डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ओके। नाउ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ओके, किसके लिए, एप्सिलॉन नॉट के लिए। मैग्नीट्यूड है मेरे पास 8.85 इंटू 10 की पावर -12, यूनिट क्या लग जाएगा इसका, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहले तो इसका डायमेंशन ध्यान में रखना है आपको, ओके। आफ्टर दैट इसकी वैल्यू ध्यान में रखनी है, इतना तो रटना है भाई, 8.85 इंटू 10 की पावर -12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आइए, अब अपना लेक्चर एंडिंग की ओर पे है,
तो ध्यान देना कि हम लोग एप्सिलॉन नॉट के बारे में फिलहाल में इस चैप्टर में डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में देखेंगे चैप्टर 2 में डिटेल में। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है अपने लिए मैंने आपको अभी बताया, परमिटिविटी। ओके, परमिटिविटी कि ये किसी मीडियम में होता है, जैसे वैक्यूम हो गया, ऑयल हो गया, वाटर ले लो, तेल ले लो, कोई भी मीडियम ले लो। ओके, किसी प्रकार का मीडियम, जैसे आपने अगर डेंसिटी वगैरह देखा हो तो मीडियम के हिसाब से चेंज होती है ना, बिल्कुल यहाँ पे वही है। ओके, परमिटिविटी का आम भाषा में आप लोग बोल सकते हो कि कोई भी मीडियम चार्जेस को कितना परमिशन देता है फोर्स लगाने के लिए। ठीक है, वैक्यूम में रखा, अलग वो मीडियम उसको परमिशन देगा, कहीं और लेके गए वो मीडियम अलग परमिशन देगा। मतलब आप लोग ऐसा बोल सकते हो, परमिशन टू मीडियम, परमिशन टू मीडियम, कोई मीडियम चार्जेस को फोर्स लगाने के लिए कितना परमिशन देता है। ओके, या फिर आम भाषा में हर मीडियम अलग अलग परमिशन देता है। ओके, अलग अलग परमिशन देता है, सबकी परमिशन सेम नहीं होती है, हर मीडियम अलग अलग परमिशन देता है फोर्स लगाने के लिए, फोर्स लगाने के लिए। ओके, माइक माइक चालू चालू है। चलिए, हर मीडियम अलग अलग परमिशन देता है फोर्स लगाने के लिए। अब जैसे देखो यहाँ पर मेरे पास चार्ज Q1 है एट सम डिस्टेंस R, यहाँ पर मेरे पास चार्ज Q2 है। मैंने क्या माना कि लेट सपोज ये दोनों सेम नेचर के हैं, तो Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा कुछ तो। ओके, लेट सपोज इसको मैं कहाँ रख दूं, क्या हो रहा है भाई, फ्लिकर कर रहा है ये, देखा भाई, जादू होते रहते हैं मेरे लेक्चर में, यही होता है। चलो, तो ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, डिस्टेंस R लूंगा तो K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ये इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। बट शर्त क्या है, मैंने इसको भी फिलहाल के लिए वैक्यूम में रखा है। ओके, मैंने इसको कहाँ रखा है, वैक्यूम में रखा है। तो ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स जो मेरा लगने वाला है, ओके, वैक्यूम जो परमिशन देता है उसको मैं डिनोट कर रहा हूँ एप्सिलॉन नॉट से। ओके, तो यहाँ पे ये परमिशन देगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये जो फोर्स परमिशन देगा इसको, अरे ग्रीन वाला भाग गया क्या, ये जो फोर्स इसको परमिशन देगा कितनी देगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अब अगर लेट सपोज कि यही मैं मीडियम में रख दूं, इतना ही माल मसाला मैं उठा के मीडियम में रख देता हूं। ओके, किसी प्रकार के मीडियम में रख दो, मीडियम में, ओके, क्या ये मीडियम है। अब यहाँ पे फोर्स कितना मेरा बन जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे जो मेरा फोर्स होगा, ये फोर्स को मैं F मीडियम लिखूंगा, फोर्स इन मीडियम, और मेरे F मीडियम की वैल्यू कितनी होगी, मेरे F मीडियम की वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन इन मीडियम। मतलब देखिए, मीडियम चेंज होते ही एप्सिलॉन चेंज हो गया ना, बरोबर, एप्सिलॉन इन मीडियम डिवाइडेड बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कोई समस्या आपको, बिल्कुल भी नहीं। चलिए, अब आइए, अब यहाँ पे हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं विच इज टर्म्ड एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसका दूसरा नाम होता है रिलेटिव परमिटिविटी।
ओके, क्या होता है रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। ओके, ध्यान दो, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैं डिनोट करता हूं एप्सिलॉन आर से। एप्सिलॉन इज फॉर परमिटिविटी, आर इज फॉर रिलेटिव। फॉर्मूला इसका होता है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, ओके, डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, दैट इज एप्सिलॉन नॉट। या फिर वैक्यूम लिख लो अब अभी के लिए कि वैक्यूम में परमिटिविटी कितनी है। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या बन गया, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि इसका सिंबल कैपिटल के भी होता है। ओके, इसका सिंबल कैपिटल के भी होता है। यू विल लर्न इन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर। ओके, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का। ओके, तो मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ के इक्वल्स टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कोई इसको गलती से वो वाला के नहीं समझेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, वो के दूसरा है, ये के दूसरा है। ये कैपिटल के है, वो स्मॉल के है, ठीक है। ये आपका कैपिटल के है। रुक जाओ, दूसरे पेन से लिखता हूँ मैं, अच्छे से दिखेगा। ये कैपिटल के। तो यहाँ पे मीडियम का परमिटिविटी कितना मिलने वाला है मेरे को, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट मिल जाएगा। कोई परेशानी यहाँ तक आपको, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जैसे कि एग्जांपल ले लो, थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करता हूं मैं ताकि जगह मिलेगा। यही सेम कैलकुलेशन हम लोग रिलेटिव डेंसिटी में भी करते हैं। जब जब मेरे को रिलेटिव डेंसिटी निकालना होता है तो ऊपर मीडियम का डेंसिटी लिखता हूँ और नीचे वाटर का डेंसिटी लिखता हूँ। समझ गए, सेम फॉर्मूला वहां पे भी लगाते हैं हम लोग। ओके, चलिए, टेक एनी एग्जांपल। लेट सपोज कि मैंने मीडियम का जो डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है क्या मेरा, ओके, कि मीडियम डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है 3। मतलब एप्सिलॉन इन मीडियम क्या मिलने वाला है मेरे को, 3 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ये 3 और ये एप्सिलॉन नॉट आपका। ओके, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। समझ गए, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज माई एप्सिलॉन मीडियम। क्लियर एकदम, कोई परेशानी है आपको, बिल्कुल भी नहीं। काम करता हूँ, इसको बॉक्स में बंद कर दूं मैं। अब यहाँ से ना देखना, एक फोर्स का नया फॉर्मूला अपना डिराइव होगा। ओके, बस वो फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना चाहिए, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी वो सिखाई दूंगा। जैसे कि अगर मैं फोर्स इन वैक्यूम की बात करता हूँ, ओके, फोर्स इन वैक्यूम फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, काम करो ना वैक्यूम को भी ही लिखो भाई, इतना बड़ा लिख के क्या मतलब है। फोर्स इन वैक्यूम इज इक्वल्स टू, ये देवा पेन भी काम नहीं कर रहा, देखो, फोर्स इन वैक्यूम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर भाई किसी मीडियम में रख दूं तो मैं फॉर्मूला क्या बनने वाला है, एफ मीडियम इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1, ओके, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, दोनों का ना रेशियो ले लो। तो एफ मीडियम ऊपर रखो और आपका एफ वैक्यूम नीचे ले लो। स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा मैं आपको। ओके, तो जैसे ही ऊपर रखते हो सब तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या बचने वाला है, 1/एप्सिलॉन मीडियम डिवाइडेड बाय 1/एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर भाग जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एप्सिलॉन मीडियम। तो देखो यहाँ पे एफ मीडियम डिवाइडेड बाय एफ इन वैक्यूम इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट। एफ मीडियम का फॉर्मूला अभी क्या मिला मेरे को पीछे, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, सब्स्टिट्यूट कर दो, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया, इट विल बिकम 1/k। ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में फिर से करूंगा, बस अभी आपको देखना है। ओके, और अब से आपको डीपीपी मिलना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो योर एफ मीडियम
इज इक्वल्स टू एफ वैक्यूम इक्वल्स टू 1/k, इसको वहां पे भेज दो तो योर एफ मीडियम इज बिकम फोर्स इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय के। मतलब वैक्यूम में जितना भी फोर्स होगा उसको मुझे बस उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना है बस, और कुछ भी नहीं। क्लियर? कोई डाउट आपको यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल भी नहीं है। चलिए, तो आज के लिए हम लोग अपना लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, अपना लेक्चर मतलब कंसिस्टेंसी में बना रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर लेक्चर 1-1.5 घंटे का ही बन रहा है। ठीक है बच्चों, चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछते रहना, ठीक है? चलिए, और रिवाइज करके आना नेक्स्ट टाइम, पूरा लेक्चर एकदम कंसाइज फॉर्म में रिवाइज करके आना। और जैसे मैंने रिवाइज करने के लिए बोला है, ब्लैंक पेपर पे रिकॉल करके लिखने का ट्राई करो, ठीक है? चलिए।